Students, today we will read to select the national government. As you know that in the previous class we have also read about the role of parliament and you know what is the role of parliament, okay, and today we will discuss how select the national government. And you know we live in a democratic system, and here the parliament is a main legislature to select the national government. Parliament of India consists of the President, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. After the Lok Sabha elections, a list is prepared showing how many MPs belongs to each political party. For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs, since there are 543 elected plus 2 Anglo-Indian nominated members in Lok Sabha. To have a majority, a party should have at least half the number, that is 272 members or more. The opposition in parliament is formed by all the political parties that oppose the majority party, and it is also called the coalition form. The largest amongst the parties is called the opposition party. तो हम ये पढ़ रहे हैं कि हम कैसे जो है राष्ट्रीय सरकार को चुनते हैं, जिसको हम नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि भारत का जो पार्लियामेंट है वो 3 जो है इंस्टीट्यूट से मिलकर के बनता है। इनमें प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। इन तीनों को मिलकर के जो है भारत की पार्लियामेंट का गठन होता है। लोकसभा जब इलेक्शंस होते हैं उनके बाद जो है एक लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें जो एमपीज़ होते हैं जो कि प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो है वो सरकार बनाते हैं, है ना। और वे सभी जो इलेक्टेड एमपी जो होते हैं, जो मेजॉरिटी में होते हैं, जैसा आप जानते हैं कुल मिलाकर के हमारी जो लोकसभा होती है, लोकसभा के अंदर टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो 545 होते हैं। इनमें से 543 जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और जो 2 मेंबर्स होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनको राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा में जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है, ठीक है, वही पार्टी जो है सरकार बनाती है। और मेजॉरिटी के लिए कम से कम 272 मेंबर लोकसभा में होना आवश्यक होता है, या तो 272 हों या उससे अधिक जब मेंबर्स होते हैं लोकसभा में जिस पॉलिटिकल पार्टी के, वही जो है केंद्र में सरकार बनाती है। जो अपोजिशन होता है पार्लियामेंट में वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ से फॉर्म होता है जो कि मेजॉरिटी पार्टी का विरोध करती हैं। जो लार्जेस्ट होते हैं उनमें से जो पार्टीज़ होती हैं उनको क्या कहा जाता है, अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। उन सभी में से जो सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको एक देता हूँ। जैसे इस समय जो है हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछली लिस्ट आपने देखी 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जो है 303 सीटें मिली थी, जबकि मेजॉरिटी के लिए लोकसभा में कितनी सीटों की आवश्यकता होती है, 272 सीटों की आवश्यकता होती है। तो उनको कितनी मिली, 303 सीटें मिली, तो उनको मेजॉरिटी तो मिली गई थी, जबकि उनको 272 की आवश्यकता थी। तो 303 सीट मिलने के बाद बीजेपी जो है वो उसको बहुमत प्राप्त हो गया और भाजपा की सरकार बन गई। 2019 में नरेंद्र मोदी जो हैं प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसको 52 सीट्स मिली, ठीक है। और सभी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबसे अधिक जो सीट मिली वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली 52। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही अपोजिशन पार्टी कहा जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रूलिंग पार्टी कौन सी होती है और अपोजिशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव, एज यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट, इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। सबसे अगर हम देखें एक महत्वपूर्ण जो फंक्शन होता है लोकसभा में वो क्या है, एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है उसके बारे में हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। ये एक ग्रुप होता है पर्सन्स का जो कि साथ मिल कर के कानूनों को इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, जो कानून पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। और ये जो एग्जीक्यूटिव होती है
ठीक है, वो उनके माइंड में क्या रहता है कि जब वो टर्म गवर्नमेंट जो होता है, सरकार जो टर्म है उसका उपयोग करते हैं। एग्जीक्यूटिव है ना, जो गवर्नमेंट होती है, सरकार जिसको हम कहते हैं, वही वास्तविकता में क्या होता है, कार्यपालिका होता है। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक कार्यपालक होता है, जबकि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, क्योंकि सारे डिसीजन जो है प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर उसकी कैबिनेट लेती है, लेकिन उस पर जो है एक अथॉरिटी सिग्नेचर किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा from the MPs who belong to her party. The Prime Minister selects ministers to work with her to implement decisions. These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education, finance, etc. तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है भारत का, वो लोकसभा में रूलिंग पार्टी का लीडर होता है। जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसका कौन होता है, नेता होता है, और उनमें से जो एमपी होते हैं जो कि उनकी पार्टी से बिलोंग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनमें से मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करता है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अपने मिनिस्टर्स में से जो है उनके कार्य के लिए वो क्या है, वो अपनी मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। और ये जो मिनिस्टर्स होते हैं वो चार्ज लेते हैं अलग अलग एरियाज जो होते हैं गवर्नमेंट फंक्शनिंग के, जैसे हेल्थ का एरिया हुआ, एजुकेशन का हुआ, फाइनेंस का हुआ। तो ये अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके वो मंत्री बनाए जाते हैं। तो ये सब मंत्री बनाने का जो अधिकार होता है वो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ये तय करता है कि कौन जो है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो मंत्री बनेगा। मंत्री जो है वो दोनों सदनों में से बन सकता है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो। Often times in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. They then join together with different political parties who are increased in similar concerns to form what is known as a coalition government. कई बार क्या होता है कि हमने जो रिसेंट पास में भी ये देखा है, बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज रही हैं जहाँ पर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है। जब एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है और उसको सरकार बनाने के लिए अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ की आवश्यकता होती है, तो वो साथ साथ में आते हैं, है ना, वो ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ। और ज्वाइन होकर के जब वो अलग अलग जो पार्टीज़ हैं वो अपने हितों के लिए, है ना, अपने हितों के लिए सिमिलर कंसर्न्स पर, है ना, सिमिलर कंसर्न्स पर जब सरकार फॉर्म करते हैं तो उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है, गठबंधन सरकार कहा जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसको बहुमत नहीं मिला, बहुमत के लिए कितना चाहिए, 272 चाहिए, और 272 सीट अगर उसको नहीं मिली, 272 से अगर कम मिलती हैं, ठीक है, मान लीजिए सपोज करिए कि सरकार बनाने के लिए हमें चाहिए 272, ठीक है, और किसी पॉलिटिकल पार्टी को मान लीजिए कितना सीट मिला, 200 सीट मिला, ठीक है, अब उसको 72 सीट और चाहिए। अब 72 सीट कहाँ से आएंगी, यानी 72 एमपी जो है उनको और समर्थन करें तब उनकी सरकार बनेगी, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, अन्य जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनसे समर्थन लेते हैं और वो मिलकर के सरकार बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो सरकार होती है उसको गठबंधन सरकार कहा जाता है। ऐसा 90 के दौर में रहा है। अगर आप 90 का जो दौर देखें, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रही हो, एच डी देवेगौड़ा की सरकार रही हो, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार रही हो, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, ठीक है, अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है 2014 से। तो 2014 में भी मोदी जी को बहुमत मिला, 2019 में भी मोदी जी को बहुमत मिला है, क्योंकि उन्होंने 272 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में प्राप्त की थी। 2014 में उनको 281 सीटें मिली थी और 2019 के चुनाव में उनको 303 लोकसभा सीटें प्राप्त हुई हैं भारतीय जनता पार्टी को। द राज्यसभा फंक्शंस primarily as the representative of the states of India in the parliament. The Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. It therefore has an important role of reviewing and altering the law initiated by the Lok Sabha. The members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the legislative assemblies of various states. There are 233 elected members plus 12 members nominated by the president. अभी आप ये देख रहे हैं, है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये वहाँ का क्या है, सेक्रेटेरिएट है। ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इसको कहा जाता है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये क्या है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय है जो साउथ ब्लॉक में है दिल्ली के अंदर, ठीक है। और ये 1930 के दशक के दौरान बनाया गया था और
द फोटो ऑन द लेफ्ट इज ऑफ द साउथ ब्लॉक विच हाउसेस द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ये क्या है? ये पीएमओ है ना, इसको पीएमओ कहा जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसमें जो रक्षा मंत्रालय है और जो विदेश मंत्रालय है वो नॉर्थ ब्लॉक इसको कहा जाता है ना। राइट ऑन इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड अदर मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स, इसमें होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, सभी मिनिस्ट्रीज यहीं पर हैं। द अदर मिनिस्ट्रीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन वेरियस बिल्डिंग्स इन न्यू दिल्ली। इनके अलावा और भी जो अन्य जो मंत्रालय हैं उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो दिल्ली में ही स्थित हैं। कुछ यहाँ पर हैं नॉर्थ ब्लॉक में, कुछ साउथ ब्लॉक में, बाकी जो हैं वो कुछ अन्य क्षेत्रों में हैं। राज्यसभा का जो प्राइमरी जो फंक्शन होता है उसमें जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं भारत में पार्लियामेंट में, है ना, भारत की पार्लियामेंट में जो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, तो राज्यसभा जो है वो लेजिस्लेशन इनिशिएट ले सकती है, जिसमें अगर हम देखें जब किसी भी बिल को पास कराने की आवश्यकता होती है तो राज्यसभा जो है वो कानून पारित करती है, एक आदेश निकालती है। और इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो किसी भी कानून को रिव्यू कर सकती है ना, रिव्यू कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है। तो उनके लिए जो कानून का जो इनिशिएटिव लिया जाता है लोकसभा के द्वारा, सबसे पहले लोकसभा में किसी भी कानून को बिल को लाया जाता है, जब वो लोकसभा के अंदर पारित हो जाता है तो उसके बाद वो राज्यसभा जाता है, और राज्यसभा में भी अगर वो बिल पारित हो जाता है तो वो देश में एक कानून बन जाता है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो होते हैं उनको राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं अलग अलग राज्यों में वो उनका चुनाव करते हैं। करीब 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, और 12 जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से नॉमिनेट किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 245 टोटल मेंबर्स होते हैं। कहाँ पर होते हैं? राज्यसभा के अंदर। इनमें से 233 जो हैं वो निर्वाचित सदस्य होते हैं, और जो 12 जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के उनको राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमने पढ़ा कि किस जो है नेशनल गवर्नमेंट का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्र की सरकार कैसे बनती है, जिसको हम राष्ट्रीय सरकार कहते हैं। दूसरा जो सेक्शन है टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, है ना, नियंत्रण कैसे होता है, गाइड कैसे किया जाता है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कैसे किया जाता है। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिनस विद अ क्वेश्चन आवर, जब भी पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है, सत्र शुरू होता है, तो वो क्वेश्चन आवर से शुरू होता है, प्रश्नकाल से शुरू होता है। द क्वेश्चन आवर इज़ एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एमपीज कैन एलिसिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन आवर के दौरान जो भी कोई क्वेश्चन आवर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मैकेनिज्म होता है, जो कि एमपीज जो होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इस क्वेश्चन आवर के दौरान जो है सरकार की जो वर्किंग है, सरकार के जो कार्य हैं, सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में सूचना प्राप्त करते हैं, और कोई भी प्रश्न जो है वो रख सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। ये एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है जिसके माध्यम से जो पार्लियामेंट है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। By asking questions, the government is altered through its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the parliament. That is, the MPs asking questions of the government is a crucial task for every MP. The opposition party play a crucial role in the healthy functioning of a democracy. They highlight drawbacks in the various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies. तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव होता है जिसको पार्लियामेंट जो है नियंत्रित करता है, जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गवर्नमेंट से तो उसमें क्या है कि उसमें लोगों की राय भी जाननी होती है कि पार्लियामेंट के अंदर उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, जनता के ही तो प्रतिनिधि होते हैं जो एमपी, क्योंकि एमपीओ का चुनाव कौन करता है? जनता करती है। तो जैसे एमपीज़ होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं सरकार से, ये काफ़ी एक क्रूशियल टास्क होता है प्रत्येक एमपी के लिए। जो अपोजिशन पार्टी होती है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल एक प्ले करती है, एक हेल्दी फंक्शन जो है डेमोक्रेसी में। लोकतंत्र के अंदर जो विपक्षी पार्टी होती है उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है ना। तो ये सबसे हाईलाइटेड ड्रॉबैक है विभिन्न जो नीतियों के और प्रोग्राम्स के लिए सरकार के लिए कि उनको एक पॉपुलर सपोर्ट मिले उनकी पॉलिसीज़ को लेकर के। जब ये रिसेंटली अभी आपने देखा एक किसान आंदोलन चल रहा है पूरे देश के अंदर, और किसान जो है वो सरकार का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने हाल ही में 3 बिल को जो है पार्लियामेंट से पास कराया है। तो सरकार कह रही है कि हम किसानों के लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि किसान और विपक्ष ये कह रहा है
कि सरकार जो बिल लेकर के आई है पार्लियामेंट के अंदर, जो कानून बना रही है वो किसानों के लिए नुकसानदायक है। इससे किसानों का लॉस होगा, उनकी इनकम जो है वो कम होगी, जबकि सरकार कह रही है कि हम उनका इनकम इंक्रीज़ करेंगे, उनका इनकम हम बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो इसको लेकर के मत भिन्नताएँ हैं, जिसके कारण जो है किसान जो संगठन है और जो किसान वर्ग है वो सरकार का विरोध कर रहा है। हरियाणा और पंजाब में इसका बहुत ही बड़ा विरोध हो रहा है, क्योंकि सरकार जो है वो कोई भी जो कानून पारित करती है, अगर लोग उससे सहमत नहीं होते हैं तो वो जो है सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, रेल रोक सकते हैं। इस प्रकार के जो है विरोध करने का अधिकार जनता को प्राप्त है। तो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं जो कि पार्लियामेंट में बैठते हैं, लोकसभा के अंदर बैठते हैं, ठीक है, तो वो जनता की आवाज़ बनते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं। तो विपक्ष के कुछ जो लीडर्स थे उन्होंने जनता के मुद्दों को, किसान के मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि भाई जो है ना ये किसानों के खिलाफ है बिल। कई बार क्या होता है, रूलिंग पार्टी जो बिल लेकर के आती है तो उस बिल का जो है विपक्ष को क्या है, विरोध करना ही करना है। ये भी एक मानसिकता रहती है कई बार। ठीक है। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोस by the questions asked by the MPs. In addition, in all matter dealing with finances, the Parliament's approval is crucial for the government. This is one of the several ways in which the Parliament controls, guides and informs the government. The MPs as representatives of the people have a central role in controlling, guiding and informing Parliament, and this is a key aspect of the functioning of Indian democracy. तो जो सरकार होती है उसको एक वैल्यूएबल फीडबैक चाहिए होता है ना, और जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमपीज़ के द्वारा, ठीक है, तो उसमें जो है जितने भी मैटर्स होते हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स हैं या तो उनके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना आवश्यक होता है, जो कि सरकार के लिए काफ़ी कठिन होता है। इनमें से अगर हम देखें तो अनेक ऐसे तरीके होते हैं जिसमें पार्लियामेंट जो है नियंत्रण करती है, गाइड भी करती है, इन्फॉर्म भी करती है सरकार को। जो एमपीज़ होते हैं जो कि लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, उनकी एक जो है मध्य की भूमिका भी ये होती है कि वो किस प्रकार से जो है उनके ऊपर नियंत्रण करें, उनको गाइड करें, इन्फॉर्म करें पार्लियामेंट को। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक की एस्पेक्ट होता है इंडियन डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग का, कि ये अधिकार जो है लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को मिला हुआ है। तीसरा जो होता है वो होता है लॉ मेकिंग, कानून निर्माण। तो लॉ मेकिंग जो है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का, है ना। तो हम उसके बारे में अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। एंड हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट को कौन लोग होते हैं, तो पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो पार्लियामेंट में अधिकतर जो लोग होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज़, है ना। तो इसमें जो अधिकतर जो मेंबर्स होते हैं वो रूरल मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत अनेक जो है क्षेत्रीय पार्टियों से बिलोंग करते हैं, ग्रुप से। पीपल्स दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड आर बिगनिंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट। कुछ समूह होते हैं, जो लोग होते हैं ना, जो अब तक जो है अनरिप्रेजेंटेड थे, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो उन्होंने जो है शुरू किया है कि वो भी पार्लियामेंट के लिए चुने जाते हैं। देयर हैज़ ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग टेबल that shows the percentage of the population who voted in the Lok Sabha elections in different years. तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा है दलितों का, बैकवर्ड क्लासेस का बढ़ा है। तो अब ये कुछ जो है यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इसमें परसेंटेज दिखाया गया है पॉपुलेशन का जिन्होंने वोट किया है लोकसभा इलेक्शंस में अनेक वर्षों में, है ना। अलग अलग जो ईयर्स रहे हैं उनमें जो परसेंटेज ऑफ वोट रहा है, वोटिंग टर्नआउट रहा है, उसके बारे में दिया गया है। पहले में कितना था 61.16, और 70th लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ है 2019 में उसमें 67.11 हुआ है। अब तक 17 लोकसभाएँ जो है बन चुकी हैं, यानी 17 बार जो है लोकसभा का इलेक्शन हमारे देश में हो चुका है, ठीक है ना। It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. There is a realization that when interest and experiences separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. With this in the mind, some seats are reserved in parliament for SCs and STs. This has been done so that the MPs elected from these constituencies will be familiar with and can represent Dalit and Adivasi interest in parliament.
ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डेमोक्रेसी में, है ना, वो एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन जो है ना सोसाइटी का, उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो रियलाइजेशन किया गया है कि जब कोई भी हित होता है या कोई भी जो ऐसे अनुभव होते हैं जब वो अलग अलग होते हैं, तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण ये होता है कि किसी भी कम्युनिटी के ये इंश्योर करना निश्चित है कि जितने भी व्यक्ति जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड रहे हैं उनको एक एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मिले। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए कुछ सीटें जो हैं पार्लियामेंट में जो है आरक्षित की गई हैं, इसके लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है ना, SC और ST के लिए, जिससे कि ये हुआ कि जो MPs हैं जिनको उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्ट किया जाता है तो उससे वो काफ़ी फैमिलियर होते हैं और वो दलित और आदिवासी हितों को जो है पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of seats for women. This issue is still being debated. 60 years ago, only 4% of MPs were women, and today it is just above 11%. This is a small share when you consider the fact that half the population are women. सामान्यतः अगर हम देखें तो इसमें जो मोर रिसेंटली जो सजेशन दिया गया है, इसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो महिलाओं के लिए है, ये भी एक मुद्दा है। इस पर काफ़ी बहस भी हुई। 60 साल पहले करीब 4% जो महिलाएं होती थी वो सांसद चुनी जाती थी, लेकिन अभी अगर हम देखें तो करीब 11% महिलाएं जो है वो संसद में चुन करके जाती हैं। ये काफ़ी एक स्मॉल शेयर है। जब इसको हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि महिलाओं की आधी आबादी है देश के अंदर, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में मात्र कितना है, 11% है। 11% महिलाएं ही जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इट इज़ इश्यू ऑफ this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved questions about whether our democratic system is representative enough. The fact that we can ask these questions and are working forwards answers in a reflection of the strength and the faith that people in India have in a democratic form of गवर्नमेंट। तो ये सभी जो मुद्दे हैं इस प्रकार के, क्योंकि कंट्री के अंदर इसके बारे में पूछा जाता है और निश्चित ही ये काफ़ी कठिन भी है, इनको रिजॉल्व अनरिजॉल्व क्वेश्चंस हैं कुछ। तो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसमें रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी है ना, रिप्रेजेंटेटिव होना भी चाहिए। और ये जो फैक्ट हैं जिनमें इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो वर्किंग है ना, और उनके आंसर्स उनके उत्तरों की ओर जो रिफ्लेक्ट करते हैं, जो स्ट्रेंथ होता है, उसको फेथ होता है लोगों का, तो उनकी जो पावर्स होती हैं, उनका जो विश्वास होता है। तो एक डेमोक्रेटिक जो सरकार है हमारे देश में, जो एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था है जो लोकतांत्रिक सरकारों का गठन किया जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो लोगों का, अगर हम देखें तो लोगों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो वहाँ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट जो है सेक्शन में हम इनकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है।